अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की जो वीडियो है हमारी वो है एएफएनएस के बारे में, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या इसकी जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस हो गई हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कब तक इसकी लास्ट डेट है और इसके जो टेस्ट हैं वो कब होंगे। मतलब ये कि आपके इनिशियल स्टेप से लेकर फाइनल आपकी सिलेक्शन तक वो हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, ए टू जी सारा कुछ पता लग जाएगा। अब देखें, अभी तक जो ये इसकी जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस वेबसाइट पे अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन का पोर्टल है जहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है वो अभी फंक्शनल नहीं हुआ। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये कब से कब तक स्टार्ट होगी और इसके जो टेस्ट हैं वो भी कब से कब तक होंगे। लेकिन अभी तक जो पोर्टल है वो उस डेट को क्या ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी इन आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, कोर्स प्री रिक्विजिट्स आपके सामने मेंशन है कि कोर्स प्री रिक्विजिट्स। अब इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये होता है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आर्मी की तरफ से कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, कि कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब सबसे पहले आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो मेंशन है। अच्छा, आपके सामने एज क्राइटेरिया क्या है? आपकी जो एज है वो 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, ना 17 ईयर से कम हो और ना 25 ईयर से ज़्यादा हो। अगर किसी कैंडिडेट की जो एज है वो 17 ईयर से कम है, फ़र्ज़ करें 3-4 महीने कम है, तो नवंबर 1 तक अगर उसकी जो है, नवंबर 1 देखिए मेंशन है यहाँ पे, अगर उसकी जो एज है वो नवंबर 1 2026 तक 17 हो जाती है, तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अनमैरिड फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, या जो विडो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास सेपरेटेड या डिवोर्स हैं, तब भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो जब ये सेपरेटेड या डिवोर्स वाली अगर अप्लाई करेंगी तो उनको क्या वो शो करवाना पड़ा होगा, ठीक है ना, शो करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो ऐसे जाके अप्लाई कर दें, उनका आईडी कार्ड बना हो तो हस्बैंड के साथ, तब वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर डिवोर्स हैं तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शो करवानी होगी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास? थर्ड नंबर पे आपके पास है जेंडर, जो कि फ़ीमेल होना चाहिए। आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। अब आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? हाइट की जो रिक्वायरमेंट्स है 5 फीट। अगर आप इसको देखें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में देखें तो मेंशन है यहाँ पे 152.4 सेंटीमीटर। अगर इधर किसी की ज़रा सी भी हाइट कम है तो वो इसमें अप्लाई ना करे, क्योंकि कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। 152.32 वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन वो तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन जब वो जाएंगे वहाँ पे टेस्ट के लिए तो उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो अब ये बात अपने माइंड में रख लें कि इस पे हाइट पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी आपको। अब लास्ट में क्या है, आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बॉडी मैस इंडेक्स, कि आपके बॉडी मैस इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बॉडी मैस इंडेक्स क्या होता है? वो ये होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाता है, इसे कहते हैं बॉडी मैस इंडेक्स। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक ओपन होने जा रही है। आपके सामने मेंशन है, ये देखें, आपके सामने क्या है, मेंशन है। जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो June 29 to August 13 2026। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, 29 जून से 13 अगस्त तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होने जा रही है। 29 अगस्त से इसका जो पोर्टल है वो लाइव हो जाएगा, आप उस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें इसमें अप्लाई क्या कर कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और वो संडे और मंडे को भी, इसमें सॉरी सैटरडे और संडे को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पोर्टल इसका फंक्शन होगा, तो इसमें क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट आपके सामने है कि अप्लाई तो कर लिया, लेकिन इसके जो टेस्ट होंगे वो कैसे स्टार्ट होंगे, कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, आपके जो टेस्ट होंगे वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये भी डेट मेंशन है। आपके जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त 27 से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। अक्टूबर 12 अक्टूबर तक आपके जो टेस्ट हैं वो कंटिन्यूसली होते रहेंगे। अब वो ये कैसे होते रहेंगे, मतलब क्योंकि इसमें जो डिफरेंट डेट्स होती हैं, हर कैंडिडेट की जो डेट है वो डिफरेंट होती है, कि उसका जो टेस्ट है वो किसी भी डेट को हो सकता है। आपको कैसे पता लगेगा? अप्लाई करने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी, वहाँ पे आपकी जो टेस्ट की डेट, सेंटर वगैरह मेंशन होगा, ठीक है। अब जो आपके टेस्ट होंगे वो संडे और सैटरडे को नहीं होंगे, ठीक है। संडे को भी नहीं होंगे, सैटरडे को भी नहीं होंगे, और कोई जो क्लोज हॉलीडेज हैं
तब भी नहीं होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो आप करवा सकते हैं लेकिन टेस्ट आपके नहीं होंगे इन दिनों में। अब दूसरी बात ये है कि जब तक, एक बात ये है, जब तक 13 अगस्त लास्ट डेट अप्लाई करने की एंड नहीं होती, आपके दरमियान में कोई टेस्ट नहीं होंगे। टेस्ट कब से होंगे मेंशन है यहाँ पे कि आपके जो टेस्ट होंगे वो 27 अगस्त से होंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है 27 अगस्त, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। नेशनैलिटी मेंशन है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान, तो वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आप क्या पंजाब वगैरह से हैं, सिंध से हैं, तो उनके लिए चलो डोमिसाइल का मसला ज़्यादा नहीं होता। विदाउट डोमिसाइल आपका अप्लाई भी हो जाता है, जब टेस्ट देने जाएँ तो भी वहाँ पे कभी चेक नहीं भी किया जाता। लेकिन अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं या गिलगित बाल्टिस्तान से हैं, तो आपके लिए क्या डोमिसाइल होना ही चाहिए लाजमी, ठीक है। तो वैसे तो सब डोमिसाइल अपना बनवा लें क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट्स है उनकी, ठीक है। तो ये जो मेन मेन चीज़ थी हमने इनको क्या किया देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, इसमें आपकी कंडीशंस क्या हैं। अब देखिए, आपने गौर से देखना है यहाँ पे। अब आपकी हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उनको देखने लगे हैं कि आपका क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ कमीशन AFNS BSc नर्सिंग फीमेल। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, अब हम उसको देखेंगे क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए आपकी। अब हम देखें, एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लिया आपने, ये आपके सामने एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है, इसको गौर से देखें, ठीक है। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, आपका मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। मैट्रिक आपकी साइंस है, अगर आपने कंप्यूटर के साथ किए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइंस इसी में आता है। अगर किसी ने मैट्रिक में आर्ट्स किया तब वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके सामने क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो आप एफ मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स और FSC प्री मेडिकल में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब देखें, आपकी एज जो है ये आपने पहले भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आपके सामने है एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। कैंडिडेट, अगर वो कैंडिडेट्स, इसको तो देख लें, अगर किसी ने O लेवल या A लेवल किया हुआ है ये, तो उनको क्या IBC से, अगर किसी ने मैट्रिक और प्री मेडिकल FSC की है तो उनको IBC से वेरिफिकेशन नहीं करवानी होती। अगर वो कैंडिडेट जिन्होंने O लेवल किया हुआ है या A लेवल किया हुआ है, ये कैम्ब्रिज के लेवल होते हैं, अगर उन्होंने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो उन्हें IBCC से क्या करवानी होगी, अपनी जो उनकी मार्कशीट है उनको क्या अटैच करवाना होगा, अटैच और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। ये उनके लिए आप इसको छोड़ दें अगर किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। अब आप ये मेंस एक लाजमी चीज़ है ये, इसको आप गौर से देखें। वो कैंडिडेट, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट वो होते हैं जिन्होंने अभी FSC के एग्ज़ाम दिए होते हैं, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो अक्टूबर के महीने में आना होता है, तो वो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसे कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर उनके पार्ट 1 में, ये मेंशन है पार्ट 1 में, अगर उनके कितने मार्क्स हैं, मिनिमम 50% मार्क्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, एंड अपेयर्ड इन FSC पार्ट 2 फाइनल एग्जामिनेशन कैन अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं कि होप सर्टिफिकेट मेंशन है कि आप इसमें क्या करेंगे, होप सर्टिफिकेट की बेस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। होप सर्टिफिकेट ये देखते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब वैकेंसी रजिस्ट्रेशन वो कर रहे होंगे तो वो कहाँ पे अपना लिखेंगे कि रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, और वो अपने पार्ट 1 के मार्क्स जितने भी होंगे वो इंटर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सच कैंडिडेट्स मस्ट, इसको देखें, such candidates must deposit an attested copy of FSC Part 2 certificate mark sheet to Personal Administrative Directorate PA3C, इसे कहते हैं, ये GHQ का क्या है, एड्रेस है। जब बात की बात है, अभी आपने अप्लाई कर देना, छोड़ देना, अपने टेस्ट देने हैं, सारा कुछ करना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में, तब आपने क्या करना होगा, अपना जो ये है, जो आपका ये क्या है, रिज़ल्ट है वो आपने सबमिट करवाना होगा। इसे अभी छोड़ दें, बस ये बताना ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर आपके अभी आपने FSC पार्ट 2 एग्ज़ाम दिए हुए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, कि किन कंडीशन में आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, वो कंडीशन देख लें। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ये आपके सामने क्या है, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। अब देखें, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड है, जनरल हेडक्वार्टर GHQ सिलेक्शन बोर्ड से ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड है, तभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है।
मतलब वो ISSB का इसमें आता है कि अगर किसी ने ISSB दिया हो वो तो होता ही नहीं है ना इनके लिए। अब कोई किसी ने पहले कमीशन में अप्लाई किया था एज अ कमीशन ऑफिसर, ठीक है, तो उसमें क्या हुए थे, फाइनल मेडिकल में क्या हुए थे, अनफिट हुए थे, ठीक है, फाइनल मेडिकल में अनफिट हुए थे अपील मेडिकल बोर्ड से, तभी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर कोई अनफिट हुआ था किस वजह से, हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से अनफिट है, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। अब ये क्या, कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि ये उनके लिए है जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, तो ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो एएफएनएस में एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने बीएस नर्सिंग की होती है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अलग अलग आती है। अब ये सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए ओपन हुई है, तो इसी वजह से इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या आपने जब अप्लाई करना है उसके बाद क्या क्या करना होगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा, तो हम देख लेते हैं इसे वन बाय वन। देखें, पहले आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, ठीक है, आपने इंटरनेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपकी जो क्या है, रोल नंबर स्लिप है वो 5 to 7 डेज़ में आ सकती है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। पहले सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी जो वेबसाइट है वो कौन सी है। ये वेबसाइट है www.joinpakarmi.gov.pk। तो इस वेबसाइट पे आपने आना है, वहाँ पे 29 जून से जो पोर्टल है वो एक्टिव हो जाएगा। आपने इधर आके क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद अप्लाई हो जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। जब आपकी ये है कि सबमिट के बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो कब आएगी, 5 दिन लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, और 25 डेज भी लग सकते हैं, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपकी क्या आएगी, रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। रोल नंबर स्लिप जब आपकी आएगी तो उसके साथ साथ आपकी रोल नंबर स्लिप भी होगी, और साथ में एक चालान भी होगा, ठीक है ना। वो चालान होगा 300 रुपये का। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप का भी प्रिंट लेना है और उस चालान का भी प्रिंट लेना है, और नेशनल बैंक में, किसी भी नेशनल बैंक में जाके इसको क्या पे कर देना है। नेशनल बैंक वाले क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, चालान आपका ऐप से पैसे ले लेंगे और अपनी स्टैंप लगा देंगे, तो आपका चालान क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। तो फिर जब आप पैसे देने जाएंगे तो वो चालान आपने लेके जाना है, क्योंकि आपने पेमेंट की होगी, तो वो 300 रुपये का जो पेड चालान होगा वो भी साथ लेके जाना है। अच्छा, यहाँ तक तो था। अब नेक्स्ट ये है कि आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे। देन आप जाएंगे अपने टेस्ट देने, जो आपको डेट दी जाएगी उस डेट को आपने क्या करना है, टेस्ट देने जाना है। अब कहाँ जाना है टेस्ट देने, और से देखें, जो आपका सेंटर होगा वहाँ पे आपने क्या टेस्ट देना है। अब देखें इसमें टेस्ट में आपके कौन, जो आपका टेस्ट होगा वो होगा कौन सा, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको क्या करूँगा, कंप्यूटराइज बेस्ड पैटर्न बताऊँगा कि इसमें आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एफएससी तक तो आपने कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं दिया होता जिसमें आपको आइडिया हो कि कंप्यूटर पे इसका टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका सिलेबस कि कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, कौन से इसका पैटर्न क्या है, और कंप्यूटर को आपने कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए आप ये देख लें कि आपके क्या, एक तो आपका रिटर्न, रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आपने राइट करना है, वहाँ पे आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है बस, एमसीक्यूज बेस्ड कंप्यूटराइज टेस्ट। उसमें आपके पर्सनैलिटी के भी एमसीक्यूज होते हैं जिसे कहते हैं वर्बल नॉन वर्बल, और दूसरा आपके क्या, बायोलॉजी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से ये भी आपके एमसीक्यूज होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि आपके कितने एमसीक्यूज होते हैं और इसका पैटर्न कैसे होता है, ठीक है जी। आपका टेस्ट हो गया, आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। इनिशियल मेडिकल इसे क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं। आपका हाइट, कैरिंग एंगल, नी नॉकिंग, फ्लैट फीट, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके मेडिकल होते हैं, कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेंशन एक और चीज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए, कि वो कैंडिडेट्स जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, ठीक है ना, उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, लेकिन वो ओवरसीज़ हैं, वो किसी और कंट्री में रहते हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप गौर से पढ़ लें कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। ओवरसीज़ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एट नियरेस्ट कंसुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कि वहाँ पे आपका क्या होगा, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे नियरेस्ट कंसुलेट जनरल होगा पाकिस्तान का, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वहाँ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि मैंने एएफएनएस में अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो फर्दर आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी वो खुद कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी कि आपने इस डेट को क्या करना है, टेस्ट देने जाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बुला लेंगे कि आपने कब आना है टेस्ट के लिए, ए टू जी आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होगी। अब लास्ट में एक और चीज़ मेंशन है कि नो TADA। ये क्या है, कि जब आप किसी और कंट्री से पाकिस्तान आएंगे तो आपको कोई
रिहाइश का या आने जाने का कोई अखराजात जो कि पाकिस्तान आर्मी अफोर्ड नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आपने भी गौर से देख लेना है। बाकी इसको आपने गौर से पढ़ना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, ठीक है ना। अप्लाई कर लिया, सारे टेस्ट हो गए, इनिशियल मेडिकल आपका क्लियर हो गया। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर से सुन लें कि AFNS में कोई फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होता। जैसे आपकी रनिंग हो गई या आपकी कोई पुशअप चिनअप्स, ये तो फीमेल के होते नहीं है ना। लेकिन ये है कि जो रनिंग आपकी फीमेल के किसी किसी टेस्ट में होती है, वो AFNS में आपकी रनिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपको कोई सोशल मीडिया पे कह रहे होंगे कि या आपने कहीं भी सुना होगा कि आपकी रनिंग होती है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपने सुन ली। और दूसरा क्या है, आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, देखें। जब आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, इनिशियल मेडिकल क्लियर क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपने GH के सबमिट करवाना होते हैं, देखिए ना। आपने डॉक्यूमेंट्स उनके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बताएंगे। वो आपने GHQ सबमिट करवाना होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स वाले क्या करें, जब डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाएंगे तो वन बाय वन 2 से 3 महीने आपको लग जाते हैं। तो वन बाय वन GHQ वाले आपको क्या करेंगे, आपको इंटरव्यू की कॉल्स करेंगे। अब वो जो इंटरव्यू की कॉल्स होती हैं वो किन की किस बेस पे होती हैं, कि आपके FSC मार्क्स की बेस पे होती है या आपके कौन से जो आपने इनिशियल टेस्ट दिया था उसकी बेस पे होती है। इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि किन स्टूडेंट को इंटरव्यू की कॉल आती है, किन को नहीं आती, ये चीज़ें। अब आपके इंटरव्यू कहाँ पे होंगे, पहला पहला सेंटर है रावलपिंडी। रावलपिंडी में भी हो सकता है आपका इंटरव्यू। लाहौर में होंगे, मुल्तान में होंगे, कराची, पिशावर और कोयटा, ठीक है। सिर्फ इन सेंटर्स में आपके क्या होंगे, इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपका जो डाटा है इंटरव्यू में रिकमेंडेशन के बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। अब फाइनल मेडिकल के बाद आपका जो सारा आपकी जो परफॉर्मेंस है इनिशियल से लेकर फाइनल मेडिकल तक, वो GHQ रावलपिंडी के पास जाएगी। अब GHQ रावलपिंडी ने क्या करना है, आपकी जो सिलेक्शन है वो करनी है कि आपने किस बेस पे आपकी सिलेक्शन है। वो सिलेक्शन करने के बाद आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रिसीव होंगे, ठीक है जी। आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। देखें, जब आप अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स तो आप अपने हाथ में लेके, क्योंकि वो आपसे अपना नाम पूछेंगे, आपका ID कार्ड पूछेंगे, ID कार्ड या आपका बे फॉर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो बे फॉर्म की बेस पे आप अप्लाई करेंगे, ID कार्ड की बेस पे हो जाएगा आपके फादर वगैरह मदर का ID कार्ड नंबर, और आपके FSC के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स वगैरह, आपके कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, आपके सिटी, आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह का पूछेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके बैठेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सबसे पहले देखें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपके क्या होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको छोड़ दें। ये जितने भी आपको कह रहे हैं ना कि अटेस्टेड फोटो कापी होनी चाहिए, इसको अभी के लिए छोड़ दें। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट देने जाएंगे तो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। कोई फोटो कापी अटेस्ट नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लेके जाने हैं आपने। ये जो अटेस्टेड की बात है, ये बात की बात होती है जब आप इनिशियल सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, तब की बात होती है। तो देखें, अब आपने क्या मैट्रिक की DMC, मैट्रिक के पास आपकी मार्कशीट होती है, DMC को कहते हैं डिटेल मार्कशीट, ठीक है ना। या आपके पास रिजल्ट है या आपके पास सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपने लेके जाना। सबसे पहले मैट्रिक, ठीक है। अगर किसी ने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो उनको IBC से वेरिफिकेशन करवानी होगी। अगर किसी ने मैट्रिक की हुई है तो वो क्या करेगा, इधर से सिर्फ अपने मैट्रिक की जो आपकी बोर्ड की फ़ोटो कापी है, बोर्ड की जो आपकी कॉपी है, वो आपको उसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे। कॉपी नहीं, आप अपना ओरिजिनल बोर्ड का रिजल्ट लेके जाएंगे मैट्रिक का। अब उसके बाद क्या है, ये आपने क्या करना है, आपका जो बे फॉर्म है नादरा से इशू किया गया है वो आप अपना ओरिजिनल लेके जाएंगे, ओरिजिनल बे फॉर्म लेके जाएंगे। और या क्या, जब जो बंदा अपना बे फॉर्म लेके जाएगा, जो कैंडिडेट, उसको अपने फादर का ID कार्ड भी साथ लेके जाना है। या जिसका अभी 18 साल एज होगी है तो वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल ID कार्ड ही लेके जाए, ठीक है। तो ये आपके पास ID कार्ड भी हो गया। अब वो कैंडिडेट जिनके पास FSC का रिजल्ट पहले से है पड़ा, तो वो अपना ओरिजिनल FSC का रिजल्ट लेके जाएंगे। तो किन के पास है, जिन्होंने लास्ट ईयर FSC की थी, तो वो अपना ओरिजिनल रिजल्ट ही लेके जाएंगे। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करना है, देखें FSC पार्ट 1, तो वो क्या करेंगे, अपना FSC पार्ट 1 का जो रिजल्ट है ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेके जाएंगे। अगर ओरिजिनल उनके पास नहीं है, क्योंकि कोई बोर्ड ओरिजिनल नहीं देते आपका, वो साथ ही देते हैं FSC के साथ, तो वो तब वो क्या करेंगे, तब वो ये करेंगे कि अपना जो FSC का पार्ट 1 का रिजल्ट है, वो जो उन्होंने गूगल से सर्च किया था तो उनके पास आया था, उसका वो प्रिंट लेंगे, उसको अटैच करवाएंगे किसी भी ऑफिसर से, ठीक है। 17 ग्रेड के ऑफिसर से उसको या अपने प्रिंसिपल से उसको अटैच करवाएंगे, वो भी लेके जाएंगे। और साथ साथ आपने अपना होप सर्टिफिकेट, और किससे बनवाना है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि मैंने आर्मी में अप्लाई करना है और मुझे होप सर्टिफिकेट बना के दें। वो खुद आपको होप सर्टिफिकेट बना के देंगे, जिस पे आपका नाम मेंशन होगा और वहाँ पे आपका क्या,
आईडी कार्ड मेंशन होगा और आपके स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम मेंशन होगा, ठीक है जी। और साथ में आपने क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है। आपने अपनी 3 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है, ठीक है ना। जो उनका बैकग्राउंड है वो कौन सा होना चाहिए, ब्लू ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। ये आपने अपना लेके जाना है। और दूसरा ये लास्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने अभी पहले से पार्ट 2 क्लियर किया हुआ है तो उनको अपनी क्या डीएमसी लेके जानी है। डीएमसी का मतलब होता है डिटेल मार्कशीट, वो अपनी ओरिजिनल ही लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये उनके लिए जिन्होंने पहले से एफएससी कंप्लीट किया है, तो ये डॉक्यूमेंट से आपने इनको लेके जाना है। और ये है कि जिन जो डोमिसाइल है वो रिक्वायरमेंट्स है, पंजाब में मोस्टली चेक नहीं किया जाता, बाकी प्रोविंस में चेक किया जाता है, तो वो भी आप इसमें लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो डोमिसाइल आपके लिए वो भी आपने लेके जाना है, मोस्टली केसेस में चेक नहीं किया जाता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या करवाए हुए हैं पहले से, उन्होंने ना उनकी लेमिनेशन करवाई होती है। तो एक तो लेमिनेशन होती है वो आप उसको उस वक्त क्या उतार सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक परमानेंट लेमिनेशन करवाई होती है, तो उनको पहले से उसको उतार के जाए कोशिश करें, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बैक साइड पे आपके जो सेंटर होता है AS&RC सेंटर, उसकी क्या स्टैंप लगनी होती है, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, लेमिनेट उसको जो परमानेंट लेमिनेशन है उसको थोड़ा सा हटा के जाएंगे, ताकि वो आपको क्या कर सकें, अटेस्टेड कर सकें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है। देखिए वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उनको सिलेक्शन से पहले एक बॉन्ड साइन करना होता है कि भाई मैं सिलेक्ट तो हो गई हूँ आर्मी में, तो मैंने बॉन्ड कौन सा साइन करना है। तो पहले ये देखें ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना होगा। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 4 ईयर्स का होगा, क्योंकि जो BS नर्सिंग का प्रोग्राम है वो 4 ईयर्स का होता है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो 4 ईयर्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, कहाँ पे होगा, AFPGMI रावलपिंडी, आर्म फोर्सेज, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, रावलपिंडी में। अगर आप पाकिस्तान से कहीं भी हैं लेकिन आपकी जो सिलेक्शन होगी सिर्फ इन सेंटर में होगी, कहाँ, AFPGMI रावलपिंडी में, CMH लाहौर में, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर और CMH कोयटा एंड PNS शिफा कराची, ठीक है। ये आपके सिर्फ CMH हैं डिफरेंट, सिर्फ इन्हीं CMH में आपकी क्या होगी, सिलेक्शन होगी। इसके अलावा जैसे वैसे तो बहुत सारे CMH है, CMH एबटाबाद है, CMH पिशावर है, बहुत ज़्यादा है, CMH सियालकोट है, लेकिन सिर्फ इन्हीं सेंटर में वो होगी। अब देखें आपको क्या करना होगा, क्या आपको कोई फ़ी देनी पड़ेगी वहाँ पे पढ़ने के लिए, नो, आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, नो फ़ी पढ़ने के लिए। अब आपने वहाँ पे रहना है तो देखें वहाँ पे आपको कोई हॉस्टल की फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है, हॉस्टल भी आपको फ्री होगा, ठीक है जी। हॉस्टल आपका क्या है, फ्री है, ठीक है, फ़ी भी नहीं देनी, हॉस्टल भी फ्री है। और क्या क्या आपको, अब आपको क्या करेंगे, खाकी यूनिफॉर्म आपकी जो AFNS की होगी वो खाकी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, जो आर्मी की होती है और फीमेल की होती है, वो खाकी यूनिफॉर्म भी आपको फ्री दी जाएगी। शूज़ वगैरह बैग वगैरह सारा कुछ आपको क्या फ्री पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है, मंथली आपका स्टाइपेंड होगा जो कि तकरीबन 50K होता है आपका मंथली स्टाइपेंड। वो भी आपको पहले 2-3 महीने के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है, पहले क्योंकि 3-4 महीने में आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका क्या स्टाइपेंड जो है वो मंथली मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या होता है, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए कि ये सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। उसके बाद आपको पास आउट होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक भी मिलता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर का रैंक होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट नर्स का आपको रैंक मिलेगा जो कि पाकिस्तान आर्मी में एक कमीशन रैंक होता है, ठीक है। ये सारी क्या होंगे, आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है, वो देखें गौर से, साइन क्या करना होता है, बॉन्ड साइन। सिलेक्शन से पहले आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है, देखें वो क्या होता है कि आप जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद आप मिनिमम 10 ईयर्स के लिए आप पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे, क्योंकि इतने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। 4 साल के लिए आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मंथली आपको 50,000 भी मिलेगा स्टाइपेंड। तो उनके साथ वो क्या होगा कि आपने मिनिमम 10 ईयर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी को क्या करना है, सर्व करना है, ठीक है। वो कब आपने ये आपका जो काउंट है ये कब होना है, जब आप क्या करेंगे, BSN की आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी ये 10 ईयर्स काउंट होंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि लास्ट है, ठीक है। अब वो लास्ट क्या है, आपके सामने जब ये पोर्टल लाइव होगा तो आपके सामने ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। अब आप ये पूछेंगे कि इस डिक्लेरेशन का फॉर्म का क्या है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, देखें इस फॉर्म पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन जो फॉर्म है ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डाउनलोड होगा, आप इसको अपने पास रख लेंगे। अभी इस फॉर्म का कुछ भी नहीं करना, इसको अपने पास रखना है। जब आप टेस्ट देने जाएंगे टेस्ट भी दे लें, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। जब आपका इनिशियल क्लियर हो जाएगा, इनिशियल मेडिकल क्लियर हो जाएगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, कहाँ पे, GHQ,
जब आपने अपने जीएचक्यू की तरफ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तब इस फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो आपके पास ये फॉर्म जो होगा इसमें प्रिंटेड फॉर्म में होगा पहले से। तो इस फॉर्म को आपने क्या करना है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फिल करनी है, तब ये काम आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए इस फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है मैं आपको अगेन बता देता हूँ। हमने कोर्स प्री रिक्विजिट देखी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखी है कि इसमें आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसे अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है प्रिलिमिनरी, इसकी सिलेक्शन है वो कैसे होगी, ये मैंने आपको बता दिया। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया है। अब एक और चीज़ मैं ये बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसका जो टेस्ट पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, टेस्ट पैटर्न। वो टेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है आपका, कि आपका जो टेस्ट पैटर्न है वो कैसा होता है और आपका जो सिलेबस है वो कैसा होता है, और इसकी जो प्रिपरेशन करनी है वो आपने कहाँ से करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने क्लासेस भी ऑनलाइन ज्वाइन करनी है इसकी प्रिपरेशन की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका जो पैटर्न है आपने कंप्यूटर पे कैसे सोल्व करना है, इंशाल्लाह वो A to Z हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखें, जब आप कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं ना, ठीक है ना, अब आप कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उसका कंप्लीट रोड मैप पता होना चाहिए कि भाई मेरे साथ नेक्स्ट कौन कौन से टेस्ट हैं वो होंगे, ठीक है। मैंने किन किन मराइल से गुजरना है, कौन से टेस्ट होते हैं जिनमें मैंने अपेयर होना है, मेरे मेडिकल हो गया या फिजिकल होगा नहीं होगा, टेस्ट पैटर्न कौन सा है, कंप्यूटर पे सोल्व कैसे करना है। तो इसे कहते हैं कंप्लीट रोड मैप। तो कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट कैसे देना है, मेडिकल कैसे होगा, A to Z सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट ये होगा कि आप इसमें कैसे इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं आपके टेस्ट के लिए, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट मैं यही कर रहा था कि रोड मैप मैंने आपको समझाया है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आपने वैसे भी मैं इस चीज़ को लास्ट में बता रहा हूँ तो पहले ही बतानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये है कि आपको समझ आ गई होगी, जो A to Z सारा प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।